अभी देखो हमने क्या किया था ना, लास्ट लेक्चर तक हमने एग्जामिनेशन क्या होता है वो समझ लिया था। तो हमने ऑडिट ओवरऑल क्या होता है वो समझ लिया, हमने एग्जामिनेशन समझ लिया। अभी देखो एक टर्म बची ओपिनियन, कि ये ओपिनियन क्या भला है। देखो अभी जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना स्कूल में, तो हमारी मार्कशीट बनती है। मार्कशीट में क्या लिखा होता है, तो पास या फेल। तो वैसे ही सेम वे में अगर हमें यहाँ वेरिफिकेशन करना है और हमें कुछ रिपोर्ट इशू करनी है, तो यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, ये जो भी सब लोग थे ना, स्टेक होल्डर्स, लाइक अपने बैंकर्स थे, अपना इन्वेस्टर, प्रमोटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, डेटा क्रेडिटर, पब्लिक, जो भी से सब, इनको मैंने बुलाया और मैंने इनको बोला कि चलो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, तो मैं रिपोर्ट में क्या लिखूँ। तो किसी ने बोला कि एक काम करना है, ऐसा लिख देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है कि नहीं है। इनका ओके। फिर किसी ने बोला कि ऐसा लिख देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा और भी कुछ चीज़ है क्या, तो किसी ने बोला कि एक काम करना, नंबर दे देना कि 100 में से कितने नंबर आए। मैंने कहा ओके। मुझे इन तीनों के आइडिया ना बेकार लगे। कारण अभी मैं बोलूँगा ना कि रिलायबल है, तो कोई मुझे बोलेगा कितने परसेंट रिलायबल है। ऐसा होता है ना, बोलते ना यार हमारा दोस्त इसे भरोसा कर सकते हैं, किसी पे ज़्यादा कर सकते हैं, किसी पे कम कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँगा रिलायबल है, तो हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेगा। कोई बोलेगा 50% रिलायबल है, कोई समझ लेगा 100% रिलायबल है। करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे आप बोल नहीं सकते कि ये चीज़ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कोई चीज़ करेक्ट हो सकती है, कोई चीज़ इनकरेक्ट हो सकती है, और मिक्स भी हो सकता है दोनों का। फिर आखिरी वाला आदमी बोला कि नंबर दे दो। मैंने बोला नंबर तो एग्जाम तक ठीक है यार, डिफरेंट डिफरेंट आदमी ऑडिट करेंगे तो अपने अपने हिसाब से नंबर देंगे, तो लोग और कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या करना है। तो मैंने ये पूछा कि तुम्हें इन जनरल तुम्हें क्या जानना है। तो एक समझदार आदमी था, उसने बोला कि यार मुझे ये जानना है कि जो बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी है ना, ये करेक्टली वैल्यूड है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी बराबर है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बराबर है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके पास में एक और समझदार आदमी बैठा था, उसने बोला कि जो P&L में बैलेंसेज है ना वो भी अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट है इसका मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वही चार्ज किया है, जो कैपिटल आइटम है उनको कैपिटलाइज किया है। मैंने कहा करेक्ट बात है। फिर एक आदमी ने बोला कि अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, कि भाई फिक्स असेट्स में डेप्रिसिएशन क्या लिया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो भी हमारी बाकी सब अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्वेंट्री वगैरह की, वो सब बराबर रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है। एक और जना था, वो बोला कि यार कोई भी जो बड़ा ट्रांजेक्शन है एसेट और लाइबिलिटी या P&L का, वो ऐसा नहीं हो कि मिस हो गया हो। मतलब मान लो कि आपके कोई ट्रांजेक्शन हुआ, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया इस साल, आपने उनको छोड़ दिया नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन है, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जिससे आपका बैलेंस शीट या P&L इम्पैक्ट हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन मिस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। लास्ट एक आदमी था, उसने बोला कि जो भी डिस्क्लोजर्स होने चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से, वो सब डिस्क्लोजर्स बराबर दिए हुए हैं। मैंने कहा ये थियोरेटिकल आदमी भी सही है कि भैया डिस्क्लोजर बराबर होने चाहिए। मैंने उनको बोला कि यार मैं क्या करूँगा ना, जब मैं अपनी रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन लिखूँगा, तो मैं एक फ्रेज़ यूज़ करूँगा। वो फ्रेज़ 1947 में यूके में बना है, और उसकी खास बात यह है कि वो कहीं भी किसी भी लीगल स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं, किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है कि उस फ्रेज़ का मतलब क्या है। पर डिफरेंट डिफरेंट जब कोर्ट में केसेस गए ना, तो उस फ्रेज़ के बारे में उन जज ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी है। और वो इंटरप्रिटेशन और कुछ नहीं, वो इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली यही है कि मोटा मोटी वो इंटरप्रिटेशन यही बोल रही है कि एसेट लाइबिलिटी बराबर होना चाहिए, P&L बराबर होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर होना चाहिए, सब ट्रांजेक्शन आ जाने चाहिए, डिस्क्लोजर्स है वो होने चाहिए, पर किसी भी लीगल एक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बताओ वो फ्रेज क्या है। तो मैंने बोला कि उस फ्रेज का नाम है ट्रू एंड फेयर। क्या नाम है उस फ्रेज का नाम? ट्रू एंड फेयर। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब ये है कि एसेट लाइबिलिटी बराबर है, P&L बराबर है, अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है, डिस्क्लोजर बराबर है, कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन ऑमिट नहीं हुआ है। तो मैं जब भी लिखूंगा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका मतलब है कि ये सारे एस्पेक्ट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आज आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो ना, वहाँ ये लिखा होता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे होंगे तो लिख देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मैंने ये समझाया था कि एक आदमी खड़ा होकर बोला कि मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सब सब कुछ सही है, पर एक स्पेसिफिक आइटम में गड़बड़ है। मान लो आपके डेटर्स का बैलेंस गड़बड़ है, तो फिर आप क्या लिखोगे? तो मैंने बोला मैं लिख दूंगा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट डेटर्स। तो उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि ऐसा मान लो कि सब कुछ ही ट्रू एंड फेयर नहीं है, आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कितना ट्रू है, कितना फेयर है, कितना क्या है, आपको नहीं पता पड़ रहा कि आप बहुत सारी गलतियाँ। तो मैं लिख दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो मोटा मोटा इनको लगा कि भैया इस आदमी के पास आंसर है, तो ये फ्रेज यूज़ कर सकता है। अब देखो, जो उस आदमी ने क्वेश्चन पूछे ना, उसको हमने क्या किया, डिफाइन भी कर दिया कि अगर हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारी ओपिनियन क्या अनमॉडिफाइड है।
मतलब आइडियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, और अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो हमारी ओपिनियन में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो, उस ओपिनियन को हम बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू 100% नहीं दे रहे हैं ना, तो हमारी ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं, उस ओपिनियन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। देखो पहला केस था जो मैंने आपको डिस्कस किया कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट आइडेंटिफाइड आइटम्स जो ट्रू एंड फेयर नहीं है, जहाँ पे गलती है, तो उस ओपिनियन को हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, जहाँ हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट दिस आइटम। अगला था कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते हैं, गलतियाँ हैं और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही है, P&L में ही है, तो वहाँ हम उस ओपिनियन को हम बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन, और यहाँ हम लिखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। लास्ट पॉइंट हमने डाला कि हम किसी क्लाइंट में गए, हमें सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, हमें सपोर्टिंग डेटा चाहिए, या हमें जो भी वेरिफिकेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए या डेटा चाहिए, वो क्लाइंट दे ही नहीं रहा है। क्लाइंट बोल रहा है कि तुझे ऑडिट करना है तो कर, मैं तो नहीं दूंगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हम पता ही नहीं लगा सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे या नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम हमारे ऑडिट के प्रोसीजर नहीं कर पाए। उस ओपिनियन को हम बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो ओपिनियन को क्या समझे, तो ओपिनियन दो तरह की हो गई, एक हो गया कि मॉडिफाइड ओपिनियन, एक हो गई अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब सिंपल है कि ट्रू एंड फेयर है, और मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि 100% ट्रू एंड फेयर नहीं है। पहला केस है जहाँ पे आइडेंटिफाइड आइटम में गलती है, बाकी सब ट्रू एंड फेयर है, तो आते ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, उस ओपिनियन को हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अगला हो गया एडवर्स ओपिनियन, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L सब कुछ गड़बड़ है। डिस्क्लेमर का मतलब हो गया कि हम अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये हम डिटेल में एक चैप्टर है पूरा ओपिनियन के ऊपर, वहाँ जाके इसको डिस्कस करेंगे। पर ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले 8 से 9-10 चैप्टर में ये पॉइंट आएगा कि ये ओपिनियन को आप मॉडिफाई कर दोगे, आप ओपिनियन चेंज कर दोगे, तब आपको लगेगा कि यार ओपिनियन मॉडिफाई करने का मतलब क्या, ओपिनियन चेंज करने का मतलब क्या है। तो अपने माइंड में अभी सिर्फ ये सेट करने का कि देखो ओपिनियन कितने तरह की है, 2 तरह की, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में कितने तरह की, 3 तरह की, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो मैं बोलूँगा ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, उसका मतलब या तो मैं क्वालिफिकेशन डाल दूंगा, या मैं एडवर्स ओपिनियन इशू कर दूंगा, या फिर मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा। ठीक है।